सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में शिक्षा मनोविज्ञान का जो हमारा ये जो सीरीज चल रही है उसमें अब तक हमने अभिवृद्धि और विकास की बहुत सारी चीज़ों की हमने चर्चा कर ली है। शारीरिक विकास, गामक विकास, भाषा विकास, संवेगात्मक विकास, इन सब के बाद अब जो हमारा अगला विकास का जो आयाम हम ले रहे हैं वो सबसे ज़्यादा सवाल इसमें आते हैं, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आयाम है और उस आयाम का नाम है मानसिक, संज्ञानात्मक, कॉग्निटिव, इंटेलेक्चुअल या मेंटल डेवलपमेंट। इसके अंदर 3 लोगों के सिद्धांत पूछे जाते हैं, चाहे वो पियाजे हो, चाहे वो वाइगॉत्स्की हो और वो ब्रूनर हो। इस पूरे संज्ञानात्मक विकास को हम लोग 4 एपिसोड में डिवाइड करेंगे। एक एपिसोड में हम संज्ञानात्मक विकास कहते किसको हैं, संज्ञान का अर्थ क्या होता है, संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं उस पर चर्चा करेंगे। एक लंबा एपिसोड होगा पियाजे पर। अब पियाजे पर लंबा एपिसोड इसलिए होगा क्योंकि पियाजे का सिद्धांत बहुत वाइड है, इसलिए एक पूरा एपिसोड कम से कम 1 घंटे से ज़्यादा लंबाई का हो सकता है वो पियाजे पर आएगा। उसके बाद ब्रूनर और वाइगॉत्स्की पर एक एक एपिसोड आएंगे। यानी ये मानसिक विकास बड़ा पॉइंट है और सबसे ज़्यादा सवाल भी इस पर आते हैं। आप कोई भी एग्जाम के प्रीवियस पेपर उठा के देख लीजिए, बाल विकास में सबसे ज़्यादा अगर सवाल आते हैं तो वो या तो नैतिक विकास पे आते हैं या मानसिक विकास पे आते हैं। नैतिक विकास से ज़्यादा क्वेश्चन मानसिक विकास पर आते हैं। तो बिना समय गंवाए हम लोग शुरू करते हैं। आज के इस पार्ट में हम सबसे पहले बात करते हैं कि ये मानसिक या ये जो संज्ञानात्मक विकास है इसका मतलब क्या है। देखिए, विकास जब हम बात करते हैं तो विकास मल्टी डायमेंशनल होता है, बहुआयामी होता है। जब हम एक बच्चे के विकास की बात करते हैं तो उसको कई क्षेत्रों में विभाजित करते हैं कि वह शारीरिक रूप से कैसा है, वह अपने शरीर की मांसपेशियों को कितना अच्छे तरीके से काम में ले सकता है, उसकी भाषा पर कमांड कैसी है, वह भाषा का कितना उपयोग कर पाता है, उसके इमोशंस की क्या स्थिति है, क्या वह अपने संवेगों पर नियंत्रण रख पा रहा है या नहीं रख पा रहा है। और इसी आयाम में एक कड़ी आ जाती है मानसिक या संज्ञानात्मक विकास, अर्थात वह अपने मस्तिष्क का उपयोग किस क्षमता तक कर पा रहा है। उसके मन, आप अगर किसी मंदबुद्धि बच्चे को देखें तो आपको पता चलेगा कि मानसिक विकास का क्या महत्व है। संज्ञानात्मक या मानसिक विकास का मतलब है मानसिक क्षमताओं का विकास। ये जो हमारी जो मेंटल एबिलिटीज होती हैं, आज आप कोई भी एग्जाम देने जाएं उसके अंदर जो मैथ्स और रीजनिंग का जो पार्ट आता है उसको हम मेंटल एबिलिटी क्यों बोलते हैं, क्योंकि इससे ये पता चल जाता है कि ये व्यक्ति जो है ये मानसिक रूप से अच्छा है, इसके अंदर मानसिक क्षमताएं बहुत अच्छी हैं और इसको अगर अच्छा प्रशिक्षण दिया जाए तो ये एक बहुत अच्छा वर्कर या बहुत अच्छा कर्मचारी बन सकता है। मानसिक क्षमताओं का विकास, इसमें चिंतन, तर्क, स्मृति, सामान्यीकरण, विभेदन, सामान्यीकरण को जनरलाइजेशन कहते हैं, विभेदन को डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग या समस्या समाधान और डिसीजन मेकिंग यानी निर्णय क्षमता जैसी एबिलिटीज संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत शामिल होती है। नेगेटिव क्वेश्चन भी आता है कि निम्न में से कौन सी जो क्रिया है वो संज्ञान के अंतर्गत शामिल नहीं है। पहली चीज मैं आपको बता दूं, संज्ञान का मतलब क्या है। ये जो वर्ड हम यूज करते हैं संज्ञान, या अंग्रेजी में इसके लिए जो वर्ड यूज करते हैं कॉग्निशन, कॉग्निशन का मतलब होता है वे क्रियाएं या ऐसे प्रोसेसेस, ऐसी क्रियाएं जिनके द्वारा ज्ञान की रचना होती है या ज्ञान का निर्माण होता है। ज्ञान का निर्माण 2 प्रकार से होता है। एक जो हम बाहर से वातावरण से उत्तेजना प्राप्त करते हैं उसके द्वारा ज्ञान का निर्माण होता है। दूसरा, जो ज्ञान पहले से हमारे मस्तिष्क में स्थित है उस ज्ञान के साथ नए ज्ञान को जोड़ा जाता है या उसी ज्ञान में परिवर्तन किया जाता है। तो ये ज्ञान का जो है ये बाहर से भी प्राप्त किया जाता है और अंदर जो है उसी में भी परिवर्तन यानी ये रचनात्मक प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। मानसिक विकास एक उत्तरोत्तर, यानी उत्तरोत्तर का मतलब है आगे से आगे लगातार सीक्वेंशियल रूप से चलने वाली प्रक्रिया है। ये गर्भधारण से शुरू होता है, याद रखना, मानसिक विकास जो परिपक्वता तक चलता है। यहां मानसिक विकास में परिपक्वता, ऐसे तो मानसिक विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, लेकिन मानसिक विकास में एक
जब किशोरावस्था की समाप्ति होने वाली होती है तो एक मैच्योरिटी आ जाती है। मैच्योरिटी आने का मतलब है कि जो मानसिक क्षमताएं हैं वे अपने उच्चतम स्तर पर चली जाती है। उसके बाद आपके बुद्धि का विकास जो है वो लंबवत नहीं होकर क्षैतिज होगा। जैसे अगर मैं इस कमरे में यहां से अगर एक धूप की बत्ती जला दूं, उसका धुआं जब ऊपर की तरफ जाएगा तो ये ऊपर उठता 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 इस छत तक चला जाएगा। छत के ऊपर जाते इसके ऊपर सीलिंग लग जाएगी, लिमिट लग जाएगी कि अब आप और ऊपर नहीं जा सकते। अब आपका धुआं कहां फैलेगा? वो साइड में फैलेगा। तो परिपक्वता के बाद आपका आईक्यू तो नहीं बढ़ता, लेकिन आप अपने ज्ञान का दायरा चारों तरफ फैला सकते हो। आप 50 सब्जेक्ट पढ़ सकते हो, आप 100 सब्जेक्ट पढ़ सकते हो, आप 10 सब्जेक्ट पढ़ा सकते हो, आप 20 सब्जेक्ट पढ़ा सकते हो। इसका मतलब आपके ज्ञान का जो है वो क्षैतिज विस्तार, जो हॉरिजॉन्टल जो एक्सपेंशन है वो नॉलेज का होता है। जन्म के समय जब बालक पैदा होता है तो मस्तिष्क का जो वजन होता है वो उसके बॉडी वेट का 10%, उसके शरीर के वजन का लगभग 10% होता है, जो 300 से 350 ग्राम होता है। और वयस्क होने पर ये जो मस्तिष्क का वजन है ये 1280 से 1350 ग्राम एवरेज होता है। ये 1250 से 1350 ग्राम, और ये हमारी बॉडी वेट का लगभग 2.35% होता है। इतना मस्तिष्क का आकार हमारे शरीर में हो जाता है। जब मस्तिष्क के वजन में परिवर्तन की बात करते हैं, जब मैं बोलता हूं कि एक लड़के का जो मस्तिष्क है वो 350 ग्राम से लेकर 1.25 किलो का हो गया, 1250 ग्राम का हो गया, तो ये जो वजन में परिवर्तन है इसको तो हम बोलते हैं ग्रोथ यानी अभिवृद्धि। लेकिन इनकी क्षमताओं में जो परिवर्तन हो रहा है, बच्चे के चिंतन में, बच्चे के तर्क करने में, समस्या समाधान करने में, ये जो क्षमताओं का जो परिवर्तन होता है जिसको हम गुणात्मक परिवर्तन कहते हैं, उसको विकास की श्रेणी में माना जाता है। मानसिक विकास शिशु की आयु के साथ बढ़ता जाता है। पियाजे का सिद्धांत भी ये कह रहा है कि जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, जैसे जैसे उसके अंदर जैविक परिपक्वता आती है, बायोलॉजिकल मैच्योरिटी आती है, वह अपनी दुनिया के साथ जो अनुभव प्राप्त करता है उन अनुभवों के आधार पर अपने ज्ञान का निर्माण या अपनी दुनिया की समझ या अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड जो है वो विकसित करता है। इससे आवश्यकताओं और अभिरुचियों का फैलाव होता है, और बिल्कुल होता है। एक छोटे बच्चे को आप एक छोटा सा खिलौना दे दो, वो उसमें खुश हो जाता है। लेकिन आज आप और हमें बड़े बड़े खिलौने चाहिए, हमें अलग अलग प्रकार के खिलौने चाहिए। कहने का मतलब जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, जैसे जैसे हमारी मानसिक शक्तियाँ विकसित होती जाती है, हमारी ज़रूरतें भी बढ़ती जाती हैं और हमारी जो रुचियाँ हैं उनका फैलाव भी होता जाता है। जब आप बहुत छोटे थे तो आपको एक झुनझुना दे दिया, उसी में आप खुश थे, लेकिन आज आपको अनेकों प्रकार की आवश्यकताएं, आपकी संज्ञानात्मक आवश्यकताएं होती हैं, आपकी सौंदर्यपरक आवश्यकताएं होती हैं। जैसे मैस्लो के सिद्धांत में कितनी प्रकार की आवश्यकताएं हैं, तो वो सारे उनका जो फैलाव है वो आयु के साथ होता रहता है। समय का ज्ञान यानी संप्रतियों का विकास होता है। समय, जब छोटे बच्चे को आप बोल दो कि बेटा मैं 5 मिनट में आया, और बच्चे को 2 घंटे इंतजार करवा दिया, तो उसको नहीं पता कि ये 5 मिनट बाद पापा आ रहे हैं या 2 घंटे बाद आ रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे वो बड़े होते जाते हैं, समय का ज्ञान हो जाता है, वो फिर बता देते हैं कि आप तो 5 मिनट का बोल के गए थे, 2 घंटे से आए हो। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं, संप्रतियों का विकास होता है। बालक अपनी इच्छा और अपनी मनोवृत्ति की अभिव्यक्ति करना सीखता है। संज्ञानात्मक विकास के द्वारा एक जो सबसे अच्छी चीज होती है वो क्या है कि बच्चा जो है वो अपनी भावनाओं को व्यक्त करना शुरू कर देता है, वह अपने विचारों को व्यक्त करना शुरू कर देता है। मानसिक विकास ना हो तो आप अपने विचारों को व्यक्त ना कर पाओ। इससे योजना बनाने की क्षमता आती है। बुद्धि का काम है ये बुद्धि का विकास है। तो आप ये देख लो कि ये सोच, जो भी आप चीजें पढ़ रहे हो ना, ये बौद्धिक विकास है, ये इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट है, ये बुद्धि का भी पार्ट है। योजना, अपने गत अनुभवों से लाभ उठाने की योग्यता आती है। अब अपने गत अनुभवों से लाभ उठाने की योग्यता किसको कहते हैं? बुद्धि को कहते हैं। और बुद्धि क्या है? बुद्धि से तो बौद्धिक बना है, और बौद्धिक की संज्ञानात्मक होता है, बौद्धिक की मानसिक होता है। तो इसमें क्रमबद्धता होती है। क्रमबद्धता का मतलब होता है जैसे वर्णमाला में ए के बाद बी सी डी आता है, ऐसे ही बच्चा पहले सामान्यीकरण सीखता है, फिर विभेदन सीखता है, फिर कंसेप्ट सीखता है। तो ऐसे ही ज्ञान के अंदर या मानसिक विकास के अंदर घटनाओं का एक निश्चित क्रम होता है कि पहले ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा। किशोरावस्था के अंत तक मानसिक विकास में परिपक्वता आ जाती है। यानी लगभग हम कह सकते हैं कि 15-16 साल से लेकर 18-19 तक एकदम मैच्योरिटी आ जाती है।
जन्म के पहले वर्ष में शिशु में प्रतिवर्त या सहज क्रियाओं की प्रधानता होती है। तो आपको पता ही है, ये हमने जब शिशुअवस्था से पहले प्रसवपूर्व अवस्था पढ़ी थी तब उस एपिसोड में मैंने आपको बताया भी था कि जब शिशु जन्म होता है शिशु का, तो वो कुछ ऐसे प्रतिवर्त लेकर पैदा होता है जिनके द्वारा वह अपने अस्तित्व को बनाए रखता है। जैसे मैंने कहा भी था, जैसे सकिंग है, चूसना है, मोरो है, बेबिंस्की है, निगलना है, किसी चीज को घुटनों के बल चलना है, और ये सारी जो जिंदगी के पहले साल में होते हैं ये सहज होते हैं, लेकिन बाद में या तो ये लुप्त हो जाते हैं या ये ऐच्छिक हो जाते हैं। दूसरे वर्ष में बालक ऐच्छिक क्रियाएं करने लग जाता है और उद्देश्यपूर्ण कार्य करने की क्षमता का विकास होने लगता है, क्योंकि अब बच्चा जैसे जैसे बड़ा हो रहा है वो कुछ योग्यताओं को अर्जित कर रहा है। पहले जो काम अपने आप हो रहे थे, अब वो काम अपने आप न होकर अपनी इच्छा से होने लग गए। एक छोटे से बच्चे के मुंह में आप अंगुली देंगे तो वो चूसने लग जाएगा, क्योंकि ये ऑटोमेटिक हो रहा है, सहज हो रहा है, प्रतिवर्त के द्वारा हो रहा है। लेकिन आपके मुंह में कोई अंगुली डाले तो आप बोलोगे तो आपकी इच्छा होगी कि भी ये अंगुली किसकी है, बोलेगी ये अंगुली माँ की है, तो चलो कोई बात नहीं, माँ शहर लगा के लाई होगी। लेकिन बच्चे के लिए चाहे आपकी अंगुली हो, चाहे माँ की हो, चाहे पिता की हो, वो अपने आप उसको करना पड़ता है, अनकंट्रोल्ड होता है, इनवॉल्यूंटरी होता है। किशोर अवस्था में मानसिक विकास अपनी चरम सीमा पर होता है और अधिकतम मानसिक विकास हो जाता है। बाद के वर्षों में इस क्षमता का मात्र सुदृढ़ीकरण होता है। सुदृढ़ीकरण का मतलब है कि इसको और ताकतवर बनाया जाता है और मजबूत बनाया जाता है। बाकी ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि एक लिमिट लग जाती है, इससे ऊपर नहीं जा सकते, फिर आप साइड में फैलाव कर सकते हो। जैसे अब आपकी हाइट ऊपर नहीं बढ़ सकती, लेकिन आप लेफ्ट राइट चाहे जितना फैल सकते हो, वही बात इन क्षमताओं पर लागू होती है। किशोरों की अभिरुचियां व्यापक हो जाती है और किशोर अवस्था में जब इसकी मानसिक विकास अपनी पूर्णता प्राप्त कर लेता है, तब उसके अंदर कौन कौन सी विशेषताएं आ जाती हैं, इनके ऊपर बहुत बार सवाल पूछा है अलग अलग एग्जाम्स में, तो वो देख लेते हैं। चिंतन औपचारिक संक्रियाएं होने लगती है, चिंतन क्रमबद्ध और लॉजिकल होने लगता है। हालांकि तार्किक चिंतन जो है वो शुरू हो जाता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, यानी 7 साल से लेकर 11-12 साल तक। लेकिन जब किशोर अवस्था में आ जाते हैं, तब ये जो चिंतन है ये औपचारिक संक्रिया, औपचारिक का मतलब अमूर्त संक्रियाएं होने लग जाती है। अब वो कल्पना के द्वारा चीजों के बारे में सोचना शुरू कर देता है। जब मैं ये कहता हूं कि सभी मुर्गियां गाय हैं, सभी गाय बकरियां हैं, तो वो अपनी कल्पना में कह सकता है कि अगर सभी मुर्गियां गाय हैं, सभी गाय बकरियां हैं, तो सभी मुर्गियां बकरियां होंगी। इस प्रकार के काल्पनिक कथनों के आधार पर वो अपने तर्क का इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। जब हम कह लेते हैं, जब गणित के सवाल कर लेते हैं कि माना कि पिता की आयु x है। अब आप कभी भी देख लो, माना कि वाले जो सवाल होते हैं वो 6th क्लास से शुरू होते हैं। और 6th क्लास से क्यों शुरू होते हैं? क्योंकि 6th क्लास का जो बच्चा होता है वो लगभग 11 से 12 साल की आयु में आ जाता है। और 11 से 12 साल की आयु पियाजे की चौथी अवस्था है, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। यानी यहां बच्चा किसी अज्ञात वस्तु के लिए x मानना शुरू कर देता है। बीज गणित में a + b होल स्क्वायर बराबर a² + b² + 2ab जैसे जो सूत्र होते हैं वो अमूर्त सूत्र होते हैं, और उन अमूर्त सूत्रों को वो काम में लेना शुरू कर देता है। चिंतन अधिक सीक्वेंशियल हो जाता है, क्रमबद्ध हो जाता है और तार्किक हो जाता है। छोटा बच्चा कहानी को सिर्फ रटता है या एप्लीकेशन को सिर्फ रटता है। 5वीं 6ठी 4थी 5वीं क्लास तक बच्चा सिर्फ रटता है, लेकिन 6ठी क्लास का बच्चा ये समझ जाता है कि सबसे पहले जो टू है वो संबोधन है। संबोधन हम किसको दे रहे हैं? टू द प्रिंसिपल। फिर उसके नीचे सब्जेक्ट हमें लिखना होता है, उसके बाद में उनको सम्मानित संबोधित करते हुए और एप्लीकेशन की बॉडी लिखनी है। उसके बाद में हमें जिसको भी हम पत्र लिख रहे हैं उसके प्रति हमें अपना आदर प्रकट करना है। भवदीय है, आपका आज्ञाकारी शिष्य, आपका आज्ञाकारी शिष्य। ये जो सीक्वेंस है ना, ये समझ में आने लग जाता है बच्चों के। एकाग्रचित्तता अधिक होती है, यानी किसी भी चीज पर उनका फोकस बढ़ जाता है। एकाग्रचित्त होने का मतलब है फोकस्ड होना। तथ्यों के सामान्यीकरण की क्षमता, यानी सूचनाओं का एक सामान्यीकरण के द्वारा उनके अंदर कॉमन चीज निकालना। और अमूर्त सामान्यीकरण, अमूर्त का मतलब है, एक तो होता है मूर्त सामान्यीकरण कि जो चीजें मेरे सामने मौजूद है, जिनको मैं अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा महसूस कर सकता हूं, एक तो उनका सामान्यीकरण। एक उन चीजों का सामान्यीकरण जो अमूर्त रूप से है, जिनको मैं ज्ञानेंद्रियों से देख नहीं सकता,
जैसे मैंने कहा ABCD, अब ABCD को मैं देख नहीं सकता, लिखे हुए का मतलब नहीं है, ABCD का मतलब मैं देख नहीं सकता, लेकिन वो हैं। संप्रेषण की क्षमता विकसित हो जाती है, समझ और पकड़ की क्षमता में वृद्धि आ जाती है। पकड़ने का मतलब किसी चीज को ग्रैब करना, पकड़ना। डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज में वृद्धि हो जाती है, स्मृति का विकास हो जाता है, और स्मृति में ज्यादा विकास होता है दीर्घकालीन स्मृति का। अब स्मृति के चैप्टर में हम चर्चा करेंगे, जब अधिगम का चैप्टर आएगा ना, तब अधिगम के चैप्टर में हम एटकिंसन एंड शिफरिन का स्मृति का मॉडल देखेंगे, जिसके अंदर स्मृति को हम संवेदी स्मृति, लघुकालीन स्मृति और दीर्घकालीन स्मृति में विभाजित किया है, वो हम पढ़ेंगे आगे जाकर। नैतिक संप्रतियों की समझ का विकास होता है। याद रखना, मानसिक विकास का प्रभाव बाकी सारे आयामों पर पड़ता है। मैं अभी भी आपको कह रहा हूं, किसी मंदबुद्धि बच्चे को देख लीजिए, आपको आइडिया लग जाएगा कि अगर कोई बच्चा मानसिक रूप से अगर कमजोर रह गया तो वह नैतिक रूप से भी कमजोर होगा, संवेगात्मक रूप से भी कमजोर होगा, सामाजिक रूप से भी कमजोर होगा, और शारीरिक और गामक दृष्टि से भी और भाषा की दृष्टि से भी वो कमजोर ही रहेगा। इसलिए सबसे ज्यादा वरीयता मानसिक विकास को दी जाती है। अमूर्त चिंतन और अमूर्त तरीके से समस्या का समाधान करने की क्षमता आ जाती है, और बाहरी जगत से जो तादाद में होता है कि बाहर के जगत के साथ जो हमारा एडेप्टेशन होता है, जो हमारा आप कह सकते हैं कि समायोजन है, उसकी क्षमता आ जाती है। और क्या होता है, संज्ञान की बात बताई है कि ज्ञान और समझ प्राप्त करने में जो मानसिक क्रियाएं शामिल होती हैं उनको हम संज्ञान कहते हैं। कॉग्निशन का मतलब है ऑल दोज मेंटल प्रोसेसेस इन्वॉल्व्ड इन द एक्विजिशन ऑफ नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग। जो नॉलेज हम एक्वायर कर रहे हैं बाहर से, जो अंडरस्टैंडिंग हम डेवलप कर रहे हैं, उसके अंदर जो भी मेंटल फंक्शंस जो हो रहे हैं उनको हम कॉग्निशन कहते हैं। इन प्रक्रियाओं में थिंकिंग यानी सोचना, नोइंग यानी जानना, मेमोरी यानी स्मृति, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इन सब को हम शामिल करते हैं। और मैंने जो मेरा जो पूर्व जो एडिशन था उसके अंदर ये थोड़ी संक्षिप्त थी, लेकिन इस एडिशन में मैंने इनको थोड़ा विस्तार से लिया है, इसलिए हम इनके ऊपर थोड़ी चर्चा करते हैं। पहला है सेंसेशन एंड परसेप्शन, और इन दोनों में ज्यादातर स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं। वो प्रत्यक्षण वर्ड में और संवेदना वर्ड में भ्रमित हो जाते हैं, दोनों चीजें अलग अलग है। देखिए, प्रकृति ने हमें 5 प्रकार की ज्ञानेंद्रियां दी हैं। कान, नाक, जीभ और त्वचा। इन 5 ज्ञानेंद्रियों का काम है बाहरी जगत से इनपुट लेना और उस इनपुट को मस्तिष्क तक पहुंचाना। आपके कानों में कोई ध्वनि आती है तो आपके कान थोड़ी सुन रहे हैं, कान तो सिर्फ एक उपकरण की तरह काम कर रहे हैं कि उस ध्वनि को एक जगह अंदर जा रही है, वो ईयर ड्रम में जा रही है। ईयर ड्रम के अंदर, वहां पे जो आपका ईयर ड्रम है उसके अंदर की साइड में आपका कोक्लिया होता है। वो कोक्लिया उस कंपनों को एक इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट करता है और एक नर्व के माध्यम से, और एक आप कह सकते हैं नर्व का क्या बोलेंगे, एक तंत्रिका, एक नलिका के माध्यम से उसको मस्तिष्क में भेजता है। और मस्तिष्क का एक हिस्सा है जो उस ध्वनि को सुनने का काम करता है। आपकी आंखें देखती हैं, इनपुट यहां से जाता है, फिर ये पीछे की तरफ कनेक्शन जाता है और पीछे मस्तिष्क का ये जो ऑसिपिटल लोब होता है, जो पश्चपाली होती है, वहां से हम देखते हैं। त्वचा में आप कहीं भी स्पर्श करो तो स्पर्श करते ही सीधा संकेत कहां जाता है, मस्तिष्क में। अब अगर किसी व्यक्ति की ये तंत्रिकाएं काम करना बंद कर दें, आप उसका हाथ उठा के पकड़ लो जो उसको एहसास ही नहीं होगा। तो हम त्वचा से ना तो स्पर्श का पता लगा पाते हैं, ना आंखों से देख पाते हैं, ना नाक से घ्राण का पता लगता है, ना कानों से सुन पाते हैं। ये सारी वायरिंग खोपड़ी तक जाती है, और जब ये वायरिंग खराब हो जाती है तो ये काम करने बंद कर देते हैं। अब जैसे आपके घर के बाहर एक लाइट लगा रखी है आपने प्रकाश के लिए, लेकिन बीच का वायर कट गया तो चाहे अंदर का बटन ऑन ऑफ करते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सेंसेशन का यही मतलब होता है कि जो ज्ञानेंद्रियों से जो 5 प्रकार की सूचना मिलती है, जब ये सूचना मस्तिष्क तक पहुंचती है तब हम उसको बोलते हैं संवेदना या सेंसेशन। अब ये सेंसेशन तो है, ज्ञानेंद्रियों से सूचना मिल गई, लेकिन हम अपने अनुभव के आधार पर, हम अपने ज्ञान के आधार पर इस सूचना को कोई अर्थ देते हैं।
उसका कोई अर्थ निकालते हैं। जैसे आप बैठे हैं बस में और आपके बस में किसी ने आकर आपके हाथ को ऐसे पकड़ा। अब आपके हाथ को पकड़ा तो मस्तिष्क में सूचना चलेगी कि भाई हाथ किसी का टच हुआ है। आपने इधर देखा कि आपकी सहेली आपके पास आकर बैठी है, आप मुस्कुराकर उत्तर दे देंगे। क्यों? अच्छा, अगर वहां पे कोई और अजनबी व्यक्ति होता और वो अगर ऐसे हाथ लगा देता, आप सोचते कि अगर मैं भस्मासुर होती तो इसको भस्म कर देती। ये एक ही सेंसेशन के प्रति हमारी जो अलग अलग अनुक्रियाएं जो हम कर रहे हैं वो प्रत्यक्षण है कि हमने उसका मतलब क्या निकाला, हमने उसको मीनिंग क्या दिया, उसका हमने अर्थ क्या लगाया। जैसे मैं आपको कहूं कि एक बच्चा रो रहा है, आपकी आवाज, आपके कानों में उसकी आवाज आ रही है एक बच्चे के रोने की, तो वो मैं अगर आपसे पूछूंगी वो क्यों रो रहा है तो आपके 10 उत्तर हो सकते हैं। कोई बोलेगा कि गिर गया होगा, कोई बोलेगा कि भूखा होगा, कोई बोलेगा कि माँ ने गोद में नहीं लिया होगा, कोई बोलेगा कि उसको ठंडे पानी से नहला रहे होंगे। जाकी रही भावना जैसी, हरि मूरत देखी तिन तैसी। तुलसीदास जी रामचरितमानस के बालकांड में लिखते हैं कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत या हरि मूरत देखी तिन तैसी। जिसकी जैसी भावना होती है वो वैसा देख लेता है। सबके अपने अपने चश्मे होते हैं, सबके अलग अलग नंबर के चश्मे होते हैं। किसी को किसी में सांप दिखता है, किसी को किसी में सांप दिखता है। हमारा सबका अलग अलग नजरिया होता है। यही नजरिया ही हमारा प्रत्यक्षण है कि हम उसका अर्थ क्या निकालते हैं। और यही प्रत्यक्षण जब हमारा त्रुटिपूर्ण होता है तब हम सही और गलत में भेद नहीं कर पाते हैं। जो व्यक्ति बुद्धिमान होते हैं उनका प्रत्यक्षण अच्छा होता है, वो चीजों का वही अर्थ लेते हैं जो उनका वास्तविक अर्थ होता है, उनका दूसरा गलत अर्थ नहीं लेते हैं। तो संवेदना को ज्ञान की पहली सीढ़ी माना जाता है। 5 ज्ञानेंद्रियों से जो अनुभूतियां होती हैं उन्हें संवेदना कहते हैं। ज्ञानेंद्रियों से जो सूचना मस्तिष्क तक पहुंचती है उसे संवेदना दिया जाता है। संवेदना को मस्तिष्क द्वारा जो अर्थ प्रदान किया जाता है वो परसेप्शन कहलाता है। तो प्रत्यक्षण का अर्थ क्या हो गया? परसेप्शन का मतलब क्या हो गया? सेंसेशन एंड द मीनिंग प्रोवाइडेड टू इट। परसेप्शन इज व्हाट? परसेप्शन इज द सेंसेशन that the meaning provided to the sensation by the brain or by the mind is called perception। प्रत्यक्षण के नियम जो है वो गेस्टाल्टवादियों के अनुसार जन्मजात योग्यता मानी जाती है। जन्म के समय सभी प्रकार की संवेदना उपस्थित रहती है। आयु बढ़ने के साथ संवेदना और प्रत्यक्षण में परिपक्वता आने लगती है। 12 साल की आयु तक जो संवेदना होती है वो वयस्कों की तरह पूर्ण हो जाती है और संवेदना और प्रत्यक्षण का अन्य संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं के द्वारा एकीकरण हो जाता है। यानी यह भी आपकी मानसिक योग्यताओं की बात है। दूसरा पार्ट आता है मेमोरी। स्मृति एक हमारी बुनियादी क्षमता है और यह तो हम सब जानते हैं। और 8 साल तक की आयु तक स्मृति का जो विकास होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। किशोर अवस्था में जब हम चले जाते हैं तो स्मृति के अंदर ज्यादा जो आपकी दीर्घकालीन स्मृति होती है उसका विकास ज्यादा होता है। इसके बाद अगला जो बिंदु आता है वो है आपका संप्रत्यय निर्माण या कंसेप्ट फॉर्मेशन। यह भी संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में आता है। संप्रत्यय मानकीकृत विचार या जनरलाइज्ड आइडिया होते हैं जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष अनुभव द्वारा सामान्यीकरण और विभेदन की प्रक्रिया द्वारा आगमनात्मक तर्कना की सहायता से निर्मित होते हैं। ये जो लाइन है ना, इस लाइन, ये बड़ी गुड लाइन है। संप्रत्यय का निर्माण कैसे होता है? संप्रत्यय का निर्माण प्रत्यक्ष अनुभव से होता है। प्रत्यक्ष का मतलब मूर्त अनुभव से भी संप्रत्यय का निर्माण होता है और अप्रत्यक्ष यानी अमूर्त अनुभव से यानी एब्स्ट्रैक्ट जो चीजें होती है उनसे भी हमारी संप्रत्ययों का निर्माण होता है। संप्रत्यय के निर्माण में 2 प्रक्रिया सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। सामान्यीकरण। सामान्यीकरण का मतलब होता है समानता ढूंढना और विभेदन का मतलब होता है अंतर ढूंढना। यानी हम 2 चीजों के बीच में समानता और अंतर, डिफरेंसेस एंड द कॉमनैलिटीज, या आप कह सकते हैं कि जो सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस होते हैं उनके द्वारा हम अपने कंसेप्ट का निर्माण करते हैं। कंसेप्ट जब बच्चे के बनते हैं तो वो आगमन तर्कना द्वारा बनते हैं। आगमन तर्कना जो होती है वो कैसी चलती है आप सब जानते हैं कि आगमन विधि जो आप पढ़ाने में भी काम में लेते हैं वो उदाहरण से नियम की ओर चलती है। जब आप उदाहरण से नियम की तरफ जाते हैं तो नियम जब बनते हैं तो नियम से ही संप्रत्यय बनते हैं, क्योंकि नियम बनते हैं सामान्यीकरण के द्वारा। नियम हमेशा कैसे बनते हैं? सामान्यीकरण के द्वारा। तो सामान्यीकरण के बिना कंसेप्ट नहीं बन सकते। प्रारंभिक आयु में वास्तविक अनुभवों के आधार पर बच्चे संप्रत्यय का निर्माण करते हैं।
स्थूल वस्तुओं के अनुभवों से बने संप्रत्यय आयु के साथ अमूर्त होने लगते हैं। प्रारंभिक अवस्था में संप्रत्यय अस्पष्ट होते हैं, अनिश्चित होते हैं, अपर्याप्त होते हैं, जो आयु के साथ साथ स्पष्ट, निश्चित, पर्याप्त और विशिष्ट होने लगते हैं। तो अगर कल को आपसे पूछा जाए कि संप्रत्यय निर्माण की कौन सी दिशा होती है, तो आप सीधा बोलेंगे कि जो संप्रत्यय निर्माण है वो अस्पष्ट से स्पष्ट की तरफ जाते हैं, स्थूल से सूक्ष्म की तरफ जाते हैं, अनिश्चित से निश्चित की तरफ जाते हैं और अस्पष्ट से स्पष्ट की ओर जाते हैं। ब्रूनर ने कंसेप्ट में 4 प्रकार के तरीके बताए हैं, जिनके ऊपर पहले भी प्रश्न आया है। इसको ब्रूनर स्कैनिंग का नाम देता है। स्कैनिंग का मतलब कैसे है, जैसे जब भी मैं किसी चीज को देखता हूं तो बिल्कुल मेरा, जैसे मान लीजिए मेरे सामने कोई पन्ना है, मैं उसको पढ़ रहा हूं, तो वो पढ़ना एक प्रकार की स्कैनिंग कहलाती है। और वो 2 प्रकार की स्कैनिंग उन्होंने बताई है। एक तो होती है समकालिक यानी साइमल्टेनियस स्कैनिंग और दूसरी होती है सीक्वेंशियल स्कैनिंग। साइमल्टेनियसली का मतलब है कि मेरे सामने 2 चीजें पेश की गई और मैं दोनों को एक साथ देख रहा हूं, यानी ए और बी दोनों में एक साथ देख रहा हूं तो साइमल्टेनियस है, और पहले ए देख रहा हूं और उसके बाद बी देख रहा हूं तो वो सीक्वेंशियल है। इसके अलावा उन्होंने 2 प्रकार की और रणनीतियां बताई हैं। एक है कन्वेंशनल फोकसिंग और एक है फोकस गैम्बलिंग। इन चारों के ऊपर विस्तार से जब ब्रूनर वाला बिंदु आएगा तब मैं इन चारों के बारे में और आपको बताऊंगा कि ये किस प्रकार से काम करती है और कंसेप्ट निर्माण में ये किस प्रकार से हमारी मदद करती है। और 2 बिंदु हम इसके बारे में और चर्चा करेंगे, उसके बाद हम अगले वीडियो में पियाजे के ऊपर चर्चा करेंगे। अगला है चिंतन, तर्क, निर्णय और समस्या समाधान। जब हम संज्ञान की बात करते हैं तो ये चारों योग्यताएं शामिल हो जाती हैं: थिंकिंग, रीजनिंग, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। चिंतन सभी संज्ञानात्मक गतिविधियों का आधार है, ये प्रश्न देने वाली लाइन है। चिंतन एक उच्चतर मानसिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम अर्जित अथवा वर्तमान सूचना का मैनिपुलेशन करते हैं। मैनिपुलेशन का मतलब है उसमें जोड़ तोड़ करते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं। चिंतन में हमारी मानसिक प्रतिमा, जो माइंड में जो इमेजेस बनी है, हमारे जो कंसेप्ट है और जो लैंग्वेज है, उसका प्रयोग होता है। समस्या समाधान भी एक प्रकार की थिंकिंग है, लेकिन वो गोल डायरेक्टेड थिंकिंग होती है, लक्ष्य निर्देशित चिंतन होता है, जिसके द्वारा समस्याओं को समाधान करने की कोशिश की जाती है। जो तर्कना होती है वो आगमन और निगमन दोनों प्रकार की होती है। इसके बारे में थोड़ा आगे जाकर चर्चा करेंगे, चिंता ना करें। तर्कना से निर्णय लेने की क्षमता आती है। ज्ञान और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर निष्कर्ष निकालना, धारणा बनाना, घटनाओं या वस्तुओं का मूल्यांकन करना, ये सब डिसीजन मेकिंग में शामिल होता है। जब आप दुकान पर जाकर कोई सामान लेते हैं तो जो सामान लेने में आप पूरा जो जोड़ तोड़ करते हैं, मेरे को ज़रूरत है नहीं है, इसकी कीमत सही है नहीं है, और जगह ये सस्ता मिलता है या यहाँ सस्ता मिल रहा है, ये सारी जो मानसिक क्रियाएं जो होती हैं वो डिसीजन मेकिंग में काम आती है। और लैंग्वेज बहुत महत्वपूर्ण है। भाषा के बिना तो कुछ पॉसिबल ही नहीं है। भाषा की संज्ञान में अति महत्वपूर्ण भूमिका होती है, याद रखना, भाषा की अति महत्वपूर्ण भूमिका होती है। रोने, किलकारी और चिल्लाने की आवाज से आगे बढ़ते हुए बच्चों में ध्वनि, वर्ण, शब्द, वाक्य रचना के रूप में भाषा का क्रमिक विकास होता है। और भाषा विकास हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसलिए इसके बारे में आपको आगे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। इस एपिसोड को आप बहुत अच्छे तरीके से समझ लीजिए, क्योंकि यह बुनियाद है। और अगला एपिसोड जो हमारा जीन पियाजे का आएगा वो बहुत अच्छा एपिसोड जाने वाला है। बिल्कुल आप चिंता न करें, मनोविज्ञान के सारे जो बिंदु हैं वो मैं आप लोगों के साथ एक एक करके ला रहा हूं। थोड़ा धैर्य रखिए और जो आ गया है उसको पक्का करते चलिए। धन्यवाद। जय हिंद।